दोस्तों बात करें तो यह है पोको का नया फोन पोको F6 और देखा है तो इस फोन के साथ जो पोको है वो यहाँ पे कोशिश कर रहा है फ्लैगशिप कलर वाली कैटेगरी दोबारा से रीडिफाइन करने के लिए। और कई लोगों का कहना है कि जो फ्लैगशिप कलर का चीज है वो यहाँ पे पोको वापस ले सकता है, क्योंकि यहाँ पे लगभग 29999 के अंदर आपको स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 जैसा प्रोसेसर दे रहा है। क्योंकि देखा तो पोको के F1 में भी हमने 8 सीरीज का प्रोसेसर देखा था अंडर 30,000 रुपीज में। लेकिन बात करते तो पोको ने यहाँ पे एग्जैक्टली में फोन कैसा बनाया, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि प्राइसिंग तो उस फोन की काफी सही है। जहां बात करें इस फोन का जो बेस मॉडल स्टार्ट होता है 8256 वाला, वो स्टार्ट होता है यहाँ पे आपका 29,999 से। यहाँ पे आपका 12GB रैम 256GB वाला मॉडल शुरू होता है 31,999 का, और 12GB रैम 512GB वाला मॉडल शुरू होता है 33,999 का। अगर बात करें तो 35,000 रुपीज के अंदर इन्होंने अपने तीनों ही वर्जन को खत्म कर दिया, जो काफी अच्छा काम है। और ये जो प्राइसिंग मैंने बताई ना, ये बिना किसी ऑफर डिस्काउंट वगैरह के, अगर आप ऑफर डिस्काउंट वगैरह इंक्लूड करेंगे तो कीमत इससे भी कम हो सकती है। ये जो .MRP प्राइस जिस पे लॉन्च किया गया, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। इसके साथ ही यहाँ पे पहली सेल पर ये लोग 2 साल की वारंटी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि काफी अच्छी चीज है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर इस ऑफर को एक्सटेंड किया जाए दूसरी सेल्स के लिए भी, ताकि बाद में भी जो लोग ले उन्हें भी अगर 1+1 ईयर की वारंटी देखने को मिले तो एक बेटर चीज होगी। लेकिन खैर फोन के बारे में बात करते हैं यहाँ पर, पता लगाते हैं कि एग्जैक्टली में फोन में कितना दम है और कहाँ पे पोको ने डिलीवर किया है, कहां पे कुछ कमी यहाँ पर छूट गई है। सबसे पहले बात करना चाहूंगा इस फोन के डिस्प्ले के बारे में। डिस्प्ले इसके अंदर आपको बिल्कुल वैसे ही देखने को मिलता है जैसा पोको X6 का। ये 6.7 इंच का 1.5K पैनल है। कहा तो गया कि 12 बिट पैनल है, लेकिन सच्चाई बात है कि ये 10+2 बिट है, यानी कि फोन का जो पैनल है वो एग्जैक्टली में 10 बिट को सपोर्ट करता है। और जो +2 बिट होता है यानी 10+2 बिट होता है, वो होता है कि 10 बिट प्लस FRC, जिसका यूज करके 12 बिट पैनल को अचीव किया जाता है। ये टेक्नोलॉजी कोई नई नहीं है, इससे पहले टीवीज के अंदर टेक्नोलॉजी ऑलरेडी आ चुकी है। अच्छी बात है कि OLED डिस्प्ले क्वालिटी काफी अच्छी लगती है। अगर आप इस पे कंटेंट कंजम्पशन करना चाहते हो तो डेफिनेटली OLED के अपने अलग मजे रहते हैं, और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट रहता है, जो गेमर्स वगैरह को काफी ज्यादा पसंद आ सकता है। इसके साथ ही टच सैंपलिंग रेट के बारे में बात करें तो 480 हर्ट्ज की है। पीक ब्राइटनेस HDR के अंदर 2400 निट्स की है। HDR 10+ और डॉल्बी विजन को सपोर्ट करता है, और हर नेटफ्लिक्स के अंदर डॉल्बी विजन HDR का सपोर्ट है। तो ये चीज इस डिवाइस को काफी अच्छा बनाती है। प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस है और PWM डिमिंग, DC डिमिंग जैसी चीजें देखने को मिलती है। 2-3 बातें इस डिस्प्ले से रिलेटेड है। डिस्प्ले का जो पैनल है LTPO पैनल नहीं है, ये LTPS पैनल है, और जो रिफ्रेश रेट रहेगा 30 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, 120 हर्ट्ज ऐसा यहाँ पर लेगा। अगली चीज प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर है, लेकिन हल्का सा रिफ्लेक्टिव लगा, और अगर आप डार्क मोड के साथ सनलाइट में जाएंगे तो ब्राइटनेस ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि डिस्प्ले जो रहता है काफी ज्यादा रिफ्लेक्टिव हो जाता है। तो हाँ, वो एक चीज मेरे को यहाँ पर लगी। लेकिन ओवरऑल बात करें तो डिस्प्ले पैनल मेरे को काफी सॉलिड लगा, तो वो एक इस चीज का प्लस पॉइंट बनता है। इसके साथ ही अगर आपको कंटेंट कंजम्पशन करना है, गेम खेलना है, तो उसके लिए काफी सही चीज है। अगली चीज यहाँ पे बात करना चाहूंगा स्टीरियो स्पीकर्स के बारे में। स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए, कोई हेडफोन जैक नहीं है, डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट है, लेकिन ओवरऑल बात करें स्टीरियो स्पीकर्स की जो क्वालिटी है वो यहाँ पे काफी लाउड है, और अगर आप मीडिया कंज्यूम करना चाहते हैं तो उसमें ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। लेकिन भाई बात करें इस फोन के अंदर जो सबसे चीज जो इसको मार्केट किया जा रहा है वो किया जा रहा है इसके प्रोसेसर पे, क्योंकि इंडिया में आने वाला पहला फोन जिसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 है। अब स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 के बारे में बोला गया है कि स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 के आर्किटेक्चर पर है, बिल्कुल सही है, और काफी सारी चीजें इसने स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 से भी ली है। लेकिन ओवरऑल बात करें तो रॉ परफॉर्मेंस देखें तो स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 के बराबर ही आती है। बदले में इसके अंदर आपको बेटर 5G मोडेम्स और ISPs देखने को मिलते हैं जो उसके साथ है। और अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको ऐसे कोई भी कमी आपको देखने को नहीं मिलेगी। और सच बात बताए तो 30,000 रुपीज के सेगमेंट में ये कंपेरेटिवली काफी अच्छा प्रोसेसर है। इवन इसको अगर मैं कंपेयर करूँ स्नैपड्रैगन 7+ Gen 3 से, तो 7+ Gen 3 का अच्छा चिपसेट है, लेकिन AnTuTu स्कोर भी दोनों का काफी सिमिलर आता है। लेकिन AnTuTu स्कोर से हम यहाँ पे चीजें कंपेयर नहीं कर सकते। स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 आगे निकलता है अपनी दूसरी टेक्नोलॉजीज के कारण, और अपने आप को एक फ्यूचर प्रूफ प्रोसेसर बनाता है। और 30,000 रुपए के सेगमेंट में मार्केट में जितने भी फोन्स आते हैं ना, उनमें से सबसे बेहतरीन प्रोसेसर तो डिलीवर करता है, जिसका रिजल्ट अगर आपको इसकी फोन की परफॉर्मेंस गेमिंग में अगर चाहिए तो वहां पे आप देख सकते हैं। इसके साथ ही बात की जाए तो हाँ, ये पीछे से जो डिवाइस है हल्का सा गर्म हो सकता है एक्सटेंसिव यूज के साथ, और ज्यादा गर्म ना हो तो उन्होंने लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी को यहाँ पे इंटीग्रेट किया ताकि काफी ज्यादा ठंडा रखा जा सके। इसके साथ ही अगली चीज यहाँ पे नोटिस करने वाली है कि फोन के अंदर आपको Xiaomi का HyperOS देखने को मिलता है। ये Android 14 बेस्ड है। अब HyperOS देखा जाए तो चलाने में काफी अच्छा है, लेकिन और अच्छे फीचर्स के साथ भी आता है और काफी अच्छे तरीके से चलता भी है। लेकिन कुछ चीजें बताने वाली है। एक तो यार इसके एनिमेशंस मेरे को लगता है थोड़े और बेटर हो सकते हैं, और पोको लॉन्चर थोड़ा सा और इम्प्रूव हो सकता है टू बी ऑनेस्ट। पोको के अंदर यहाँ पे बस ये कि पोको लॉन्चर को थोड़ा अच्छा करे,
एनिमेशन अच्छे करे तो एक इंप्रूवमेंट आ सकता है। अगली चीज यहाँ पर इंप्रूव की जा सकती है वो हो सकते हैं ब्लोटवेयर यार थोड़े से ज्यादा। अगर पोको वाले अपने फोन के अंदर ब्लोटवेयर को अगर थोड़ा सा कम कर ले एक बेहतरीन चीज होगी, क्योंकि चिपसेट वगैरह सारी चीज सही कर दी, बस ब्लोटवेयर वाली चीज है। एल्स देखा जाए तो डिवाइस सॉलिड बनाया उन्होंने और प्रॉमिस किया कि यहाँ पे ये लोग 3 मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स भी प्रॉमिस करेंगे और क्वार्टरली ये लोग जो होंगे वो अपडेट्स यहाँ पे डिलीवर करेंगे। देख के ऐसा लगता है कि HyperOS का रास्ता सही है और HyperOS में जब नए वर्जन आएंगे, HyperOS का वर्जन 1 चल रहा है, जब 2 आएगा 3 आएगा तब आप इसके अंदर और ज्यादा इंप्रूवमेंट देख सकते हैं। अगली चीज हो गई यहाँ पर इसके अंदर रैम और स्टोरेज की। तो जैसे कि मैंने बताया 8 GB रैम 12 GB रैम के ऑप्शन है और यहाँ पे आपको 256 GB और 512 GB स्टोरेज है। स्टोरेज टाइप UFS 4.0 है। रैम टाइप यहाँ पे LPDDR5X है। जो देखा जाए तो पोको ने यहाँ पे कोई भी कॉस्ट कटिंग नहीं करी प्रोसेसर और रैम और स्टोरेज टाइप के अंदर, वो चीज यहाँ पे काफी सही लगी। इसके साथ ही बात करना चाहूंगा कैमरास की। पीछे देखा है तो एक तरह से आपको डुअल कैमरा सेटअप है। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है। ये सोनी IMX822 सेंसर है f1.59 के अपर्चर के साथ OIS आता है और यहाँ पे आपको सेकेंडरी कैमरा है 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस। यहाँ पे आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग 4K 60 FPS वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट है। बात की जाए तो अल्ट्रा वाइड एंगल की क्वालिटी थोड़ी सी मीडियोकर मेरे को लगी। 50 MP का मेन कैमरा ठीक है लेकिन थोड़े से और बेटर रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकता था। कैमरा एक ऐसी चीज है जो मेरे को उसका थोड़ा सा वीक पॉइंट लगा। 30,000 के सेगमेंट में थोड़ा सा बेटर कैमरा ये लोग डिलीवर कर सकते थे, क्योंकि देख के ऐसा लगता है जो पूरा का पूरा जो डिवाइस है यहाँ पर ये सोच के बनाया गया कि गेमर्स के लिए, और अगर गेमिंग वगैरह करनी है, परफॉर्मेंस चाहिए, डेफिनेटली हैंड्स डाउन एक काफी अच्छा फोन है। अगली चीज बात करना चाहूंगा फोन की बिल्ड के बारे में। फोन देखा जाए तो पतला है, हल्का है, अराउंड 179 ग्राम्स इसका वेट है, जो कि काफी हल्का लगता है पकड़ने में और इन हैंड फील भी फोन का काफी सही है। लेकिन एक बात बता देना चाहूंगा, यहाँ पे जो चारों तरफ फ्रेम दी गई है ये प्लास्टिक की फ्रेम दी गई है। इवन पीछे का जो बैक पैनल है वो भी प्लास्टिक का है। यहाँ पे से टाइटेनियम कलर दिया गया है क्योंकि ऑब्वियसली आईफोन में भी टाइटेनियम कलर आया था, लेकिन लिटरली पीछे यहाँ पर आपको एक पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक ही देखने को मिलता है। अगली चीज बात करना चाहूंगा बैटरी की। 5000 mAh की बैटरी है विथ 90 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट। लेकिन सरप्राइजिंग बात है कि डब्बे में जो चार्जर दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है 120 वॉट का। फोन सिर्फ 90 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। मेरे हिसाब से डब्बे में अगर 120 वॉट का चार्जिंग दे रहे थे तो फोन के अंदर भी तो 120 वॉट की चार्जिंग को दे सकते थे। खैर इससे कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, 90 वॉट भी मोर और लेस सेम ही है और 90 वॉट में भी फोन को देखा जाए तो आप अच्छे तरीके से चार्ज कर सकते हैं। और बात है कि 5000 mAh की बैटरी सफिशिएंट है। एक दिन तक अगर आप इसे यूज करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हैं, जहाँ पे आपको एक अच्छा बैटरी बैकअप यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। तो ये एक चीज है जो पोको F6 की जो काफी सही लगती है। और देखा जाए तो आपको ऑल एंड ऑल एक ऐसा पैकेज देखने को मिलता है जो F सीरीज के फोन के अंदर आपको एक ओवरऑल एक यहाँ पे परफॉर्मेंस ओरिएंटेड डिवाइस प्रोवाइड किया गया। देखो कहने का मतलब ये कि जो F सीरीज है ये फास्ट और परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है। जिसके अंदर आपको हाई परफॉर्मेंस डिवाइस चाहिए तो आप पोको का डिवाइस लीजिए, ये एक चीज यहाँ पे डिलीवर कर रहा है। और पोको के बारे में एक बात देखिए, अगर आपको सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस चाहिए तो पोको के अंदर वो चीज एक्सपेक्ट की जा सकती है, क्योंकि पोको हमेशा कंसिस्टेंटली जो अच्छा जो फास्ट प्रोसेसर्स होते हैं उनको यहाँ पे यूज करता है और वो चीज यहाँ पे पोको ने अपने F6 के अंदर डिलीवर करी है। यहाँ पे डिस्प्ले के ऊपर काम अच्छा लगता है आपको। इसके साथ ही बात किया तो ऑडियो का एक्सपीरियंस काफी अच्छा है। अगर आपको हाई स्टोरेज वाला डिवाइस चाहिए तो वो ले सकते हैं। गेमिंग अगर प्रायोरिटी है तो वो देख सकते हैं। यहाँ पे वाई बूस्ट 3.0 यूज की गई है, जहाँ पे आप गेमिंग के एक्सपीरियंस को और ज्यादा बेटर कर सकते हैं। ऊपर से बैटरी बैकअप अच्छा है और यहाँ पे फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट वो अच्छा है। कभी मेरे को लगता है कि हाँ यार HyperOS के अंदर कुछ एक्स्ट्रा ब्लोटवेयर से उनको यहाँ पे रिड्यूस किया जा सकता था और डिस्प्ले पैनल भी यहाँ पे सही लगा, बस थोड़ा सा और इंप्रूव किया जा सकता। अगर LTPO पैनल वगैरह होता तो चीजों में और ज्यादा मजा आता। और हाँ कैमरा अगर ये लोग सॉफ्टवेयर से इंप्रूव करे तो एक बेटर चीज रहेगी। तो ओवरऑल बात करें तो ये कहानी होती है पोको F6 की। F6 एक सही डिवाइस यहाँ पर बनाया गया है। अगर प्रायोरिटी अगर आप लोगों की परफॉर्मेंस ओरिएंटेड डिवाइस लेने की है जिसके अंदर आपको सबसे अच्छा गेमिंग का एक्सपीरियंस, सबसे अच्छी परफॉर्मेंस मिले और सबसे अच्छा प्राइस टू परफॉर्मेंस का रेशियो मिले, तो हाँ फिर आप लोग जो पोको F6 होता है उसके ऊपर कंसिडर कर सकते हैं। दोस्तों यार ये कहानी है पोको F6 की। आप लोग को डिवाइस कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताइए। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मैं आप सबको नेक्स्ट वन के अंदर गुड बाय।